नमस्ते। आज के हमारे मेहमान मृत्युंजय गुहा मजूमदार हैं जो कि कैम्ब्रिज से हैं। मृत्युंजय, हमारे शो में आपका स्वागत है। शुक्रिया राजीव जी। इनके परिचय से पहले मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों से बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। उनके पास कई मजेदार किस्से होते हैं और आज भी एक बहुत ही रोचक कहानी आप सुनने वाले हैं। तो आपके बारे में हम यही जानते हैं कि आपने कैम्ब्रिज से फिजिक्स में पीएचडी की है, जी, बिल्कुल ठीक। जो कि दुनिया की नामी फिजिक्स डिपार्टमेंट है। आपके फिजिक्स का टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक क्वांटम एंटेंगलमेंट है। आइंस्टीन इसे डरावना एक्शन कहते थे। इसका प्रयोग क्वांटम गणना के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट में मेरी भी रुचि है। मैं भी आज एक भौतिक शास्त्री हो सकता था। आप और मैं दोनों ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हैं। मैंने भी सेंट स्टीफेन कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। हाँ, बिल्कुल। आपने ग्रेजुएशन कब पूरा किया? 2014 में। मैंने 1971 में फिजिक्स ऑनर्स किया था। एक तो हम दोनों ही फिजिक्स ऑनर्स से हैं और आपने इसे भविष्य के रूप में चुना। दूसरा, दोनों ही एक ही कॉलेज से हैं। एक तीसरी बात भी है, आपके एडवाइजर और गाइड ब्रायन जोसेफसन, जिन्होंने सुपर कंडक्टिविटी के लिए 1971 में नोबेल प्राइज जीता था, उनसे मेरा जुड़ाव उनके नोबेल प्राइज पाने से पहले से ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे महर्षि महेश योगी के अनुयायी थे। वो एक साधक थे और उस समय आंदोलन के महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसलिए मैं उनसे कई बार मिला भी और बाद में वो भौतिक शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हो गए। मैंने इस दृष्टि से भी उनके जीवन को देखा है। उन्हें लगता था कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की कुछ बातें हैं जो कि फिजिक्स में भी लागू की जा सकती हैं। जी, मुझे नहीं पता कि वो मेडिटेटर हैं या पोस्ट मेडिटेटर हैं। वो आज भी फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स और फिजिक्स के बारे में बात करते रहते हैं और मैंने भी उनके साथ कुछ अच्छी चर्चाएं की हैं। वो इस बारे में अपने विचार रखते रहते हैं। हम क्वांटम थ्योरी और अन्य बातों के बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक हिंदू होने की वजह से कैम्ब्रिज में किस तरह की रूढ़िवादिता और घृणा का शिकार होना पड़ता है। हम आज इस पर एक चर्चा करना चाहेंगे। तो पहले आप ही क्यों नहीं बताते कि वहां क्या हुआ, और इसके बाद हम पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पहले आप हमें संक्षिप्त में पूरी कहानी सुना दीजिए। राजीव जी, मुझे लगता है कि यह एक तरह की राजनीतिक बदमाशी है और प्रताड़ना है, जो कि विचारधारा के अलगाव और अलग पहचान होने की वजह से होती है। पिछले साल जब मैं ग्रेजुएट यूनिट की एक चैरिटी स्टूडेंट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था, जो कि कैम्ब्रिज में है, एक स्टूडेंट यूनियन है, विश्वविद्यालय में मैं 12,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय और उससे पहले से भी मैं भारत से संबंधित कई संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा संवाद कई संगठनों से होता रहता था। कई कार्यक्रम भी हुआ करते थे जो कि एक तरह से राजनीतिक थे। देखिए, मेरी रुचि भारत के दर्शन और आध्यात्म दोनों में है। इस दौरान मेरी मुलाकात कई तरह के लोगों और संगठनों से हुई और विश्वविद्यालय के एक दूसरे पक्ष के बारे में भी मुझे पता चला। मैं ये नहीं कहता कि विश्वविद्यालय किसी तरह से प्रताड़ना करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने इस तरह की संस्कृति विकसित कर ली है। मेरा जो झुकाव था उन राजनीतिक और ऐसे सामाजिक संगठनों की तरफ था जो सीधे तौर पर भारत से संबंधित थे, लेकिन यही संगठन कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगे थे। आपके झुकाव और जुड़ाव के बारे में मैं दर्शकों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपका मतलब हिंदू विचारों से, विशेष तौर पर मोदी से है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को हमें आगे रखना है। तो मोदी सरकार और हिंदू धर्म की तरफ आपके झुकाव की वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा।
बिल्कुल, वे किस तरह के लोग हैं और वे करते क्या हैं? बिल्कुल ठीक कहा। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ समूह और एक्टिविस्ट हैं, जो कि लेफ्ट के हैं, वहाँ पर जिन्हें मुझसे परेशानी थी कि मैं ऐसे संगठनों से क्यों जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे एक घटना याद आती है कि इस संगठन की एक बैठक थी, जिसमें वे किसी तरह के न्याय की माँग कर रहे थे। वहाँ ये बात उठाई गई कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि सच नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। लेकिन मैं उनके कई कामों का समर्थन करता हूँ, जो कि पिछले सालों में किए गए हैं, और आपको पता है कि सरकार ने जो कुछ किया है, उससे उन्हें समस्या है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्र और चर्च को अलग रखने का जो विचार है वो भी यही कहता है कि आप चर्च के सदस्य हो सकते हैं। हालांकि आपको अपने कर्तव्य निभाते वक्त वस्तुनिष्ठ और भेदभाव से दूर रहना होगा। ठीक। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि आपको कोई निजी जीवन नहीं हो सकता है। मेरा मतलब है कि अमेरिका के भी सभी राष्ट्रपति एक चर्च के सदस्य भी हो सकते हैं, और ऐसा करने से उनके कर्तव्यों के बीच कोई बाधा भी नहीं पैदा होती। एक जज भी किसी धर्म को मानने वाला हो सकता है, इस पे हाँ, कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी अपने व्यक्तिगत जीवन में से कोई भी आस्था रख सकता है। इसलिए अगर आप किसी धर्म में आस्था रखते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और यही सबसे अजीब बात थी, क्योंकि एक प्राकृतिक न्याय की बात की जाती है और एक सहानुभूति भी हो सकती है। मेरा भी एक सोचने का नजरिया है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके हिसाब से ही चला जाए। इसके लिए कोई टीका तो नहीं बना है, लेकिन मुझसे इन दोनों में से एक को चुनने के लिए कहा गया। उदाहरण के लिए एक बैठक थी और मैं वहां पहले पहुंच गया था। वहां मुझे उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं अपने विचारों पर अड़ा रहा। इसके बाद मुझे परेशान करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। उदाहरण के लिए मेरे खिलाफ दूसरे कई आरोप लगा दिए गए। कहा गया कि पता किया जाएगा कि आपने ऐसा किया है या नहीं। एक बार जब आप पर ऐसे आरोप लग जाते हैं तो उस समूह के कुछ अन्य सदस्यों का उत्पीड़न होता है, और ये बहुत ही अप्रिय था, क्योंकि 3 महीने के लिए मेरी बहुत सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और एक आधिकारिक जांच बैठा दी गई। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे ऐसे हालात से गुजरना पड़ा जो बहुत ही कष्टकारी थे। और 3 महीने के बाद मुझे यूनियन से बाहर कर दिया गया। कोई ऐसा आरोप नहीं था जिसका जवाब दिया जा सके, लेकिन नुकसान हो चुका था, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी अफवाहें भी उड़ने लगती हैं। मेरे चरित्र के बारे में सवाल उठाए गए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के रूप में सीमित था। आपको पता है, छात्रों को इतने नुकसान के बाद कई तरह के नेटवर्क और पत्रकार भी बाहर निकलने वाले थे। ये तो एक बात थी, और कुछ दिन बाद भारत का स्वतंत्रता दिवस था। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने समारोह होना था। वहां पर कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और लोगों ने मार्च निकाला, और वे लोग बहुत हिंसक थे। 100 से भी कम लोगों को 5,000 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया और टमाटर, बोतल, अंडे फेंकने शुरू कर दिए। वहां पर बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे और महिलाएं भी थीं। 3 घंटे तक ये सब चलता रहा, लेकिन भारतीय लोगों ने वो काम नहीं किया जो घृणित व्यवहार दूसरी तरफ से किया जा रहा था। उच्चायुक्त ने इसकी जानकारी ब्रिटेन के गृहमंत्री को दी और पुलिस पहुंची, और उसी समय एक बीबीसी पत्रकार ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें मैं आगे ही नजर आ रहा था। मैं तिरंगे के आगे खड़ा था। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुई और रीट्वीट की गई। कैम्ब्रिज के एक्टिविस्टों ने इस पर नाराजगी जताई कि मैं किसी सरकार के समर्थन में कैसे खड़ा हो सकता हूं। लड़कियों ने उस समय नृत्य भी किया था, लेकिन उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे राजनीतिक मामले में खींच लाए। इसके बाद शाम को ऐतिहासिक फोकस पीस ग्राउंड में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम था। कहा जाता है कि फुटबॉल की शुरुआत इसी मैदान से हुई थी। वहां भी लोगों ने काफी प्रतिरोध किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से विरोध किए गए। इसके कुछ महीने बाद मेरी कुछ लोगों से बात हुई। यहाँ किसी वयस्क छात्र नेता को कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं,
जैसे कि वो कमरा बुक कर सकता है या फिर मीडिया से संबंधित कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए मैं कुछ कमरे बुक कर सकता था। मैं ऐसा पहले भी कर चुका था। पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन इस बार मुझे कमरे बुक करने को लेकर भी टारगेट किया गया। मुझसे कहा गया कि सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है और फिर एक बैठक बुलाई गई। मुझसे कहा गया कि ये काम किसी और तरीके से किया जाना चाहिए था। इस मीटिंग की सारी बातें लीक कर दी गईं और विश्वविद्यालय के अखबार में छप गईं। ये सब बिना मेरी जानकारी के हुआ। ये मेरी निजता का उल्लंघन था। इसके बाद मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट में मैंने वो सारी बातें लिखीं जो मेरे साथ गलत हुई थीं। इसको आधार बनाकर यूनियन में मेरी शिकायत की गई और कहा गया कि मैंने संवेदनशील जानकारियों को लीक कर दिया है। मुझे यूनियन के पद से हटा दिया गया। आपको बोर्ड से हटा दिया गया? मुझे यूनियन लीडर के पद से हटाया गया, जो कि एक अनुबंध के तहत होता है। क्या उन्होंने आपको कोई कारण बताओ नोटिस दिया था या फिर मौका दिया कि आप अपनी सफाई दे सकें? मुझे देखिए 18 तारीख को पद से हटाया गया। कहा गया कि मैंने गलत व्यवहार किया है और संवेदनशील जानकारी लीक की है। उनके अनुसार ब्लॉग पोस्ट में मैंने संवेदनशील जानकारियां लीक की थीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ भी किया था। मैंने उनके फैसले को चुनौती दी और कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। 22 तारीख को मुझसे कहा गया कि मेरे खिलाफ और भी कई प्रमाण हैं। मज़ेदार बात है कि जब मैंने वे प्रमाण मांगे तो कहा गया कि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए प्रमाण नहीं सौंपे जाएंगे। मैंने ये भी कहा कि मुझे गलत तरीके से पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे नहीं ले जाना है। मुझे लगता है कि जो लोग मेरे खिलाफ थे उन्हें पता था कि मैं बाहर का छात्र हूं और मेरे पास बहुत ही सीमित संसाधन हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी उन बातों को स्वीकार नहीं किया जो मैंने नहीं की थीं। अच्छी बात यह है कि संगठन में ही किसी को ये पता चला कि मेरे साथ जो किया गया बहुत गलत तरीके से किया गया। मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अभी भी चल रहा है। हो सकता है वो फिर से कुछ मेरे बारे में निकालने की कोशिश करें। यहाँ बहुत कुछ गलत तरीके से होता है। लेकिन आप अब विश्वविद्यालय छोड़ चुके हैं हाँ, और आपका टर्म भी समाप्त हो गया है। बिल्कुल, हाँ। इसलिए अगर मैं सही हूं तो आपका कार्यकाल खत्म होने से 13 दिन पहले आपको पद से हटा दिया गया। मुझे लगता है कि वे दिखाना चाहते थे कि आपको पद से हटाया जा रहा है और इसलिए 13 दिन का इंतजार किए बिना तुरंत पद से हटा दिया गया। हाँ, और उसके बाद विश्वविद्यालय के न्यूज़पेपर में मेरे विरोध में एक बड़ा सा लेख भी लिखा गया। तो फिर भले ही आपने अब विश्वविद्यालय छोड़ दिया है, लेकिन सिद्धांतों को लेकर आज भी आप लड़ रहे हैं कि गलत तरीके से आपको क्यों पद से हटाया गया था। हाँ, क्योंकि किसी को इस तरह से निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। ऊपर से इसका तकनीकी पहलू दिखाया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ी ओछी राजनीति चल रही होती है। जिस तरह से चीजें की जा रही हैं उनमें अनियमितता है। बहुत सारे भारतीय इसके विरोध में खड़े नहीं होते हैं। लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपके द्वारा पहले बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक ये है कि वहाँ एक पूर्वाग्रह है। ये केवल कैम्ब्रिज में नहीं है बल्कि उनकी ये संस्कृति एक का संस्कृति हिस्सा है। तो मैं अपने दर्शकों को यही अंतर बताना चाहता हूं कि ये किसी विश्वविद्यालय का संस्थागत या आधिकारिक मामला नहीं है, बल्कि ये संस्कृति में है और उसी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि हमारे लोग अक्सर इसका अंतर नहीं जानते, क्योंकि जब वे हार्वर्ड की किसी घटना का विरोध कर रहे होते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाते हैं। बल्कि लोगों को पता होना चाहिए कि विरोध किसका करना है।
ये संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हमला दरअसल किसी और पर होना चाहिए। ये तो एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं एक दूसरी बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी संस्कृति वाले जो समूह या लोग हैं, कौन हैं? क्या वे भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश हैं, कट्टरपंथी नारीवादी हैं या फिर मुसलमान हैं? आखिर ये लोग कौन हैं? जी, ये अलग-अलग राष्ट्र के लोगों का एक मिला-जुला रूप है। ये लोग चीन, भारत, ब्रिटेन के लोग हैं, कुछ ब्रिटिश छात्र भी हैं, साथ ही साथ कुछ शिक्षाविद भी हैं, इसमें शामिल हैं। मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोगों का मिला-जुला तो एक क्या ये समूह। अल्ट्रा लेफ्ट के लोग इसी तरह से इस्लाम पर भी हमला करते हैं? देखिए, ये हमला करने वाले लोग वास्तव में केवल वामपंथी नहीं हैं। दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप हाल के चुनावों में देखें तो ब्रिटेन में भारत के एक विशेष समुदाय के बीच आक्रोश फैलाया गया, क्योंकि वे तुष्टीकरण के नीति पर चल रहे थे। कुछ आपत्तिजनक समूहों ने समस्या पैदा करने की कोशिश की। इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी शामिल है। वास्तव में वे सरकार की उन नीतियों के खिलाफ खड़े होते हैं जो कि कट्टरपंथ को रोकने के लिए बनाई जाती हैं। वे व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को आर्थिक और अन्य तरीके से टारगेट करते हैं, इसलिए वे इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वामपंथी इस्लाम पर भी हमला करते हैं? क्या वे भी इस्लाम पर हमला कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम में उदारवाद और महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। आप कह रहे हैं कि उन पर हमला नहीं किया जाता है? देखिए, मैंने ये नहीं देखा है कि ऐसा हुआ हो। वास्तव में उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेशी छात्रों के लिए खड़े होते देखा है, और यही असलियत है। क्या ये कट्टरपंथी वामपंथी किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? क्या वे भारत में मोदी विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। वे ऐसा ही करते हैं। वे मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये एक ऐसी बात है जो कि उन सब में एक जैसी है। मुझे लगता है कि वहाँ फ्लोरिडा राज्य के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं। वे इस समय की घटनाक्रम से खुश नहीं हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है बीजेपी सरकार का विरोध करते हैं। मूल रूप से वे आरएसएस के विरोधी, भाजपा के विरोधी, मोदी के विरोधी हैं। क्या वे हिंदू विरोधी भी हैं? हाँ, हाँ। क्या वे उन हिंदुओं के भी खिलाफ हैं जो कि राम मंदिर चाहते हैं? ये मुद्दा मोदी के सत्ता के आने के पहले से ही था। हाँ, मेरा हाँ। मतलब है कि ये पुराना है। देखिए, धन्यवाद कहूँगा आपको इस चर्चा को बढ़ाने के लिए। हाल ही में कैम्ब्रिज में एक बहस हुई, और वही हुआ जिसका हमें अंदाजा था। वहाँ बहुत से लोग भावुक थे। ये मुद्दा तो एक सदी से भी ज्यादा समय से चल रहा है। अयोध्या मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर कैम्ब्रिज में बहस हुई। मैं जिसका नेतृत्व कर रहा था, मैंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी और कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। दिलचस्प बात यह है राजीव जी कि कैम्ब्रिज जैसी जगह पर हम ये बहस जीत गए। इसके बाद हमारी काफी आलोचना हुई और लोग इस जीत से खुश नहीं थे। इस मामले में वहां बहुत प्रतिरोध हुआ और वे बिल्कुल खुश नहीं हैं। वे राम मंदिर के फैसले से खुश नहीं हैं और न ही 370 हटाए जाने से खुश हैं। मुझे लगता है कि कट्टरपंथी वामपंथियों ने मेरी राजनीतिक या अन्य संबद्धताओं को गलत समझा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बात पक्षपातपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि छोटी सोच और कट्टरपंथ से ऊपर उठना चाहिए, और इसलिए मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना चाहता हूं। मैं ऐसे लोगों को इसलिए चुनौती देता हूं ताकि आगे हमारी तरह के अन्य लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। मैं अपने युवा मित्र को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद मृत्युंजय गुहा मजुमदार। धन्यवाद मृत्युंजय गुहा मजुमदार। आप भारत में मूल रूप से कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूं, लेकिन मेरे पिता बंगाल से हैं और माँ आसाम से। किस स्कूल से आपने शिक्षा ली है? दिल्ली में स्कूल मोनफोर्ट से, जो कि एक नामी स्कूल है। तो आप भारत में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद कैम्ब्रिज में भी
अच्छी शिक्षा ली, आपने अपनी जमीन को और पहचान को नहीं छोड़ा, आप एक वैज्ञानिक हैं। मेरी तरह आप भी अपने विचार और दृष्टिकोण को स्थापित करना चाहते हैं, जो कि दुनिया भर में लोग खुले तौर पर कर रहे हैं, और आप उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जिन्होंने गलत तरीके से आपको छात्र संघ के पद से हटा दिया। आपकी लड़ाई पीएचडी खत्म होने के बाद भी जारी है। आप विश्वविद्यालय से बाहर हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर आप उन चीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि अवैध रूप से की गई। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसी कहानियां चाहिए कि असाधारण हो। वे लोग कुछ पाना नहीं चाहते हैं, लेकिन गलत का विरोध कर रहे हैं, और मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारतीय उच्चायोग भी आपकी तरफ ध्यान देगा और सम्मानित करेगा और बुलाकर बात भी करेगा। क्या वे ऐसा कुछ कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी तरह की पहचान के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।